नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं DFCCIL का एग्जीक्यूटिव का ऑपरेशन एंड BD का 2018 का पेपर CRM सेक्शन, जिसके 12 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। फोर्थ क्लास है हमारा। इसके पहले हम आपको रेलवे का और इकोनॉमिक्स का पूरा PYQ विद डिटेल्ड सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि हम सारे सब्जेक्ट्स के जितने भी PYQs हैं विद डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। कब तक प्रोवाइड कराते रहेंगे? जब तक हमारा क्लास स्टार्ट होगा। क्लास हमारा स्टार्ट हो जाएगा 5 जून से, और जो पेड बैच है वो हमारा 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो 5 जून तक हम आपको यूट्यूब पर जितने भी PYQ हैं विद डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे बात करते हैं CRM की। आखिर ये CRM है क्या? ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बाद में थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में। पहले समझ CRM है क्या। सिंपल है यार, आपको देखिए बिल्कुल घबराना नहीं है। ये मत समझना CRM डर रहे हो, नहीं। मैं कोशिश करूंगा आपको इतने आसान शब्दों में समझा सकूं, पूरा CRM पढ़ा दूं कि आपको कभी कोई मतलब आपने अगर कभी इस सब्जेक्ट का नाम ही नहीं सुना हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इतने आसान शब्दों में आपको पढ़ा दूं कि आपको भी मज़ा आने लगेगा। और कंटेंट हम आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो CRM देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब ये शब्द पढ़ के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या है CRM। कस्टमर के साथ कैसी रिलेशनशिप होनी चाहिए ये हमें मैनेज करना सिखाता है CRM। कस्टमर के साथ कैसी रिलेशनशिप होनी चाहिए ये हमें सिखाता है CRM। अब देखिए भाई, कस्टमर रिलेशनशिप पे इतना जोर क्यों दे रहा है? आजकल मोस्टली कंपनी CRM सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही, बहुत सारी। आप सोच रहे होंगे कस्टमर से एक तरह का रिलेशनशिप बना के हमें क्या फ़ायदा होगा। जितना ज़्यादा कस्टमर से आपका रिलेशन बनेगा उतनी ही कंपनी की ग्रोथ होती है। अब उसमें भी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारे टूल्स यूज़ होते हैं CRM के अंदर। वो सब कुछ जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में तब वहाँ पर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ सिंपल आपको बताना था CRM का मतलब क्या है। अब यहाँ पर जो भी हमारे क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन, ये पूरा डिटेल में पूरा हम लोग यहाँ पर समझेंगे, डिस्कस करेंगे। और कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए होंगे वो साथ में मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। बाकी जब पढ़ाऊँगा CRM तब वहाँ पर हर एक चीज़ कवर करेंगे। तो घबराना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। बस कोशिश करूँगा आपको आसान से आसान भाषा में या शब्दों में समझा सकूँ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इन अ CRM सिस्टम इफ़ द हाइपोथेटिकल रिटेंशन रेट इज़ 1 देन द सर्वाइवल रेट एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर इज़। अब देखिए आपको सबसे पहले कन्फ्यूज़न कहाँ होगा? ये वर्ड में। ये रिटेंशन रेट क्या है, सर्वाइवल रेट क्या है? देखो दोस्तों, CRM में 3 वर्ड याद रखना आप। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बता रहा हूँ। पहला होता है रिटेंशन रेट, दूसरा होता है चर्न रेट, CHURN, तीसरा होता है सर्वाइवल रेट। इनका मतलब क्या है? रिटेंशन, रिटेन करना, मतलब कि जो कस्टमर हमारे साथ बना हुआ है उसे हम बोलेंगे रिटेंशन रेट। मान लीजिए सपोज मेरी कंपनी है, मैं कोई एक प्रोडक्ट बेचता हूँ। मान लीजिए मेरे पास 100 कस्टमर है, ठीक है। मेरे पास 100 कस्टमर हैं, 1 साल तक ये 100 कस्टमर रहे। उसके बाद ये 10 छोड़ के चले गए तो मेरे पास कितने बचे? 90। 10 छोड़ के चले गए तो मेरे पास कितने बचे? 90 ही तो बचे। अब जो ये 90 है ये क्या है? मतलब कि रिटेन है, मेरे पास ऑलरेडी इतने हैं। तो ये 90% ये क्या है? ये हमारा हो गया रिटेंशन रेट। मतलब कि इसकी हम डेफिनेशन लिखें तो आपको हम डेफिनेशन क्या बताएंगे? परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स का वो परसेंटेज जो कि इंगेज रहता है कंपनी के साथ या फिर उस प्रोडक्ट के साथ। हु इंगेज विथ प्रोडक्ट ऑब्लिक कंपनी। बात समझ में आ गई? रिटेंशन रेट समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, एकदम आसान से आसान भाषा में समझाऊंगा, बहुत आसान है। इसके बाद क्या आता है? चर्न रेट। इसका जस्ट अपोजिट भाई, जितने बने रहे वो रिटेंशन, जो छोड़ के चले गए वो चर्न रेट हो गया। तो इसका क्या मतलब है? परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स, वो कस्टमर्स का परसेंटेज, वो कस्टमर्स जिन्होंने हु स्टॉप यूजिंग द प्रोडक्ट और कंपनी, ठीक, जिन्होंने प्रोडक्ट को यूज़ करना बंद कर दिया। उसके बाद आ जाता है सर्वाइवल रेट। अब सर्वाइवल रेट एक तरह से रिटेंशन रेट ही होता है। सर्वाइवल रेट की अगर हम बात करें तो आप इसको समझ लीजिए आसान भाषा में, ऐसे समझिए सर्वाइवल रेट रिटेंशन रेट क्यों होता है। पहली चीज़ तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है? 100 - CR, मतलब कि
चर्न रेट को अगर आप 100 में से घटा देंगे सर्वाइवल रेट आ जाएगा। तो सर्वाइवल रेट कितना आएगा, 100 में से हमारे 10 कस्टमर छोड़ के चले गए थे, कितना आया 90। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि जो SR है वही RR है, जो SR है वही RR है। अब इसकी अगर डेफिनेशन या इसकी अगर मैं आपको परिभाषा बताऊं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स का वो परसेंटेज जो प्रोडक्ट के साथ बना रहता है, हु स्टेड विद द प्रोडक्ट, हु स्टेड विद द प्रोडक्ट, जो कस्टमर के साथ। अब सीधी सी बात है, आप खुद सोचिए, हमारे पास 100 यूज़र थे, हमारी कंपनी में 100 कस्टमर थे भाई, 10 छोड़ के चले गए तो आखिर तक बचे कितने, 90। तो हमारे पास 90 ही तो बचेंगे। तो इसका मतलब जो सर्वाइवल रेट है वो कितना हो गया, 90%। जो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के साथ इंगेज हैं या जो बने रहेंगे वो कितने हैं, 90%। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर क्या बोला है, रिटेंशन रेट अगर 1 है तो सर्वाइवल रेट एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर इज कितना होगा, ये भी उतना ही होगा, 1। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, CRR को निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, कस्टमर रिटेंशन रेट, इसको निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। जैसे क्या होता है फॉर्मूला, E-N डिवाइडेड बाई S इंटू 100। E मतलब एंड, N मतलब न्यू, S मतलब स्टार्ट। ठीक है, अब देखिए सपोज एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए सपोज मेरे पास 100 कस्टमर थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास कुछ टाइम के बाद 20 कस्टमर छोड़ के चले गए, लेफ्ट हो गए। और आप ये मान के चलिए कि 40 कस्टमर हमारे पास नए आ गए, 40 कस्टमर नए आ गए। तो 20 गए 40 आए, मतलब कि ओवरऑल 20 कस्टमर का फ़ायदा हुआ। ठीक है, यही हुई ना बात। तो इसका मतलब सीधा सा जो ये ई कैलकुलेट होगा वो कैसे होगा, इसका मतलब है कस्टमर्स एट द एंड। तो एंड में हमारे पास कस्टमर कितने हो गए, 120। ठीक, 120 और नए कस्टमर कितने आए, 40 डिवाइडेड बाई एस, मतलब शुरुआत में कितने कस्टमर थे, 100 इंटू 100 कितना आ गया निकल के, 80। यानी कि 80% हमारा क्या है, रिटेंशन रेट, 80% रिटेंशन रेट। और आप खुद यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब 100 में से 20 चले गए तो कितने बचे, 80 तो बचे। इसका मतलब हमारा रिटेंशन रेट हो गया 80। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डेंड्रोग्राम टूल इज अ टूल यूज्ड इन CRM इन कंजंक्शन विद विच ऑफ दीज मेथोडोलॉजीज। एक चीज़ आप समझ लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, क्लस्टर्स को निकालने का एक तरीका होता है, क्लस्टर एनालिसिस बोलते हैं, क्लस्टर टेक्निक्स बोलते हैं। जो वो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं उसी को हम डेंड्रोग्राम टूल भी बोलते हैं, डेंड्रोग्राम भी बोलते हैं। देखिए क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ये जो 4 ऑप्शन है मैं आपको सारे समझा देता हूँ। ये पूछ रहा है हमसे कि जो डेंड्रोग्राम टूल है ये किस मेथोडोलॉजी में यूज़ किया जाता है। तो क्लस्टर एनालिसिस हम करते हैं, क्लस्टर एनालिसिस में ये डेंड्रोग्राम टूल यूज़ किया जाता है। एक तरह से उसी को ही नाम दे दिया है डेंड्रोग्राम। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, सपोज मान लीजिए हमारे साथ कई सारे, ये मान लीजिए ये कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे, ठीक है। इन पॉइंट्स को मिला के एक ये क्लस्टर बन गया। ऐसे ही ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मिला के एक ये क्लस्टर बन गया। ठीक है, ये मान लीजिए सपोज C1 क्लस्टर है, ये मान लीजिए C2 क्लस्टर है। अब इस क्लस्टर के अंदर ये जितने ये डेटा पॉइंट्स हैं इनके सबकी अपनी एक प्रॉपर्टी होगी और इनकी अलग अपनी प्रॉपर्टी होगी। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, कैसे ये ड्रॉ करते हैं डेंड्रोग्राम टूल। मान लीजिए सपोज हमारे पास 5 मान लीजिए हमें यहाँ पर डेटा पॉइंट्स दिए गए हैं, डेटा दिया गया है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका, एक सेकेंड रुकिएगा, ये 5 आपको मान लीजिए अलग अलग डेटा पॉइंट दिए गए। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और यहाँ कहीं आपको E दिया गया। ठीक है, अब देखिए कैसे इसका डेंड्रोग्राम बनाते हैं। देखिए 5 डेटा पॉइंट्स हैं, हमने यहाँ पर लिख लिए A, B, C, D और E।
अब देखिए ये दो डेटा पॉइंट्स को मिला के क्या हम एक क्लस्टर बना सकते हैं, क्योंकि दोनों पास में हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो इसको हम जब डिफाइन करेंगे डेंड्रोग्राम के थ्रू तो ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए दूसरा हमने देखा यहाँ पर ये दो पॉइंट्स हैं डेटा पॉइंट्स, इनको मिला के भी क्या हम एक क्लस्टर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो इसको हमने कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब देखिए ई वाला जो डेटा पॉइंट है एक तरह से पॉइंट है, ये किसके पास है, सी और डी वाले क्लस्टर के पास है कि ए और बी वाले के पास, सी और डी वाले के पास है। तो इसको हमने कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिया। किससे कनेक्ट हो गया, सी और डी वाले से। तो ये डेंड्रोग्राम ऐसे बनेगा। अब आप देखिए ये पूरा, ये सारे के सारे पॉइंट्स एक बड़े क्लस्टर के अंदर आ जाएंगे। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डेंड्रोग्राम, डेंड्रोग्राम टूल। ये होता है डेंड्रोग्राम टूल। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए बाकी जो बचते हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस, ये क्या होता है, ये भी एक मैथमेटिकल एक तरह से टूल है या मेथड है। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उनके बीच रिलेशनशिप डिफाइन करता है। ये इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो ये आपके अलग अलग वेरिएबल हैं, एक y एक x, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इनके बीच जो रिलेशनशिप बताता है वो हम कैसे निकालते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। अब ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, अगर आप वर्ड इसका मतलब समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसका मतलब होता है भेदभाव। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, जैसे मान लीजिए सपोज आप किसी डॉक्टर के पास गए, या मान लीजिए एक डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आया, दो पेशेंट आए, तो डॉक्टर क्या करता है, सबका एक टेस्ट लेता है, उसके बाद एक अलग अलग एनालिसिस करता है। तो देखते हैं डॉक्टर्स की जो है ये लो रिस्क वाले लोग हैं और इधर हाई रिस्क वाले लोग हैं। तो यहाँ से वो एनालाइज करके पूरा एक डेटा तैयार करते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। लो रिस्क वाले अलग, एक तरह से क्या कर दिया, भेदभाव कर दिया, तुम भाई कम कमजोर हो, तुम ज़्यादा कमजोर हो। लो रिस्क वालों को अलग कर दिया, हाई रिस्क वालों को अलग कर दिया, तुम बीमार हो, तुम बीमार नहीं हो, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया, भेदभाव हो गया एक तरह से, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। इसके बाद लास्ट आता है हमारा क्लस्टर एनालिसिस, हमने आपको डिस्कस कर लिया। ध्यान रखिएगा डेंड्रोग्राम टूल सिर्फ और सिर्फ क्लस्टर एनालिसिस में ही यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है पैरेटो एनालिसिस। पैरेटो एनालिसिस में क्या होता है, इसमें हम यूज़ करते हैं बार ग्राफ, आपने देखा होगा, या लाइंस का हम यूज़ करते हैं। ये सब कहाँ पर यूज़ होता है, ये सब होता है पैरेटो एनालिसिस। अगर आपसे पूछ लिया जाए बार ग्राफ जो टूल यूज़ होता है वो किस में यूज़ होता है, तो आपको पता होना चाहिए पैरेटो एनालिसिस में, ठीक है। चलते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डेंड्रोग्राम टूल इज अ टूल यूज्ड इन CRM इन कंजंक्शन विद विच ऑफ दीज मेथोडोलॉजीज। क्लस्टर्स को जब बनाया जाता है, क्लस्टर्स बनाते हैं, वहाँ पर जो हम डिफाइन करते हैं, ये देखिए ये क्लस्टर्स थे, इनको हमने डिफाइन किया, एक तरह से डायग्राम बनाया, नया डायग्राम बनाया, नया स्ट्रक्चर बना दिया, और इसको हमने नाम दे दिया डेंड्रोग्राम। तो ये कहाँ पर यूज़ होता है, क्लस्टर एनालिसिस में। क्वेश्चन नंबर 3, इन द कंटेक्स्ट ऑफ CRM व्हाट डज द एब्रीविएशन SFA स्टैंड फॉर। SFA का मतलब पूछ रहा है, तो बहुत आसान है ये तो, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। सेल्स फोर्स ऑटोमेशन आपने नाम ज़रूर सुना हो। देखिए CRM के अंदर 3 तरह के ऑटोमेशन होते हैं, आप इनको भी ध्यान रख लीजिएगा। CRM, SFA यानी कि सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, दूसरा होता है MA मार्केटिंग ऑटोमेशन, और तीसरा होता है सर्विस ऑटोमेशन, SA। मैं यहाँ पर नाम भी इनके लिख देता हूँ, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। सेल्स फोर्स आज की डेट में एक बहुत बड़ी कंपनी है, CRM टूल प्रोवाइड करती है, बहुत बड़ी। और जब आप ये CRM पढ़ेंगे ना, तो आपको सेल्स फोर्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, और सेल्स फोर्स की आप वेबसाइट विजिट करेंगे ना, पूरा CRM भरा पड़ा वहाँ। आपको कुछ भी आपको पढ़ना हो, आप उनकी खुद की वेबसाइट से जा करके पढ़ सकते हैं, उनके आर्टिकल्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, वहाँ पर पूरा CRM डिटेल में दिया गया है। वो अलग बात है, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको नहीं समझ आएंगे, लेकिन वहाँ पर पूरा डेटा आपको मिल जाएगा CRM का, ठीक है। दूसरा क्या होता है, पहला मैंने बताया सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, दूसरा होता है आपका मार्केटिंग ऑटोमेशन, मार्केटिंग ऑटोमेशन, और तीसरा होता है सर्विस ऑटोमेशन।
अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं। सेल्स फोर्स, देखिए जो CRM है ना, यहाँ पर आप क्वेश्चंस को अगर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ना, जब भी आपका पेपर आएगा आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, आपको आधी चीज़ें ऐसे ही समझ में आ जाएंगी, क्योंकि जो वर्ड लिखे होते हैं उस वर्ड से ही कई सारी चीज़ें समझ आ जाती। अब ये क्या कह रहा है, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, मतलब कि सेल्स को एक तरह से ऑटोमेट करना, कि ऐसा ऑटोमेट किया जाए कि हमारा सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए आप किसी शॉप पर गए, ठीक है, आपने कुछ भी शॉपिंग वॉपिंग किया, कुछ भी किया आपने, तो आजकल शॉप वाले आपने देखा होगा क्या करते हैं, आजकल सब जगह मोबाइल नंबर मांगने लगे कि सर अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। क्यों? ताकि कोई भी फेस्टिवल आएगा, जब भी कोई फेस्टिवल आएगा, आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS आ जाएगा। क्या SMS आ जाएगा? सर ऑफ़र चल रहा है, इतने % ऑफ मिल रहा है। अब उनको पता है अगर उनके पास मंथली 1000 या 10,000 जो भी यूज़र, जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं, 10,000 को वो SMS भेज रहे हैं, और ये पूरा ऑटोमेशन के थ्रू हो रहा है। ये वो मैनुअली टाइप नहीं कर रहे हैं, ये पूरा ऑटोमेट हो रहा है। ये जो 10,000 जो उनके यूज़र हैं, ये पूरा ऑटोमेट हो रहा है। ऑटोमेशन के थ्रू ये 10,000 SMS भेजे जा रहे हैं। आजकल बहुत सारी कंपनीज आ गई, बल्क SMS सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, तो ये सब पूरा ऑटोमेट हो चुका है। मैसेज गया, अब उन्हें पता है 10,000 में एटलीस्ट कम से कम कुछ नहीं तो 50 कस्टमर तो आएगा ही आएगा। तो ये क्या हुआ, ये सेल बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अगर ये करते ही नहीं, मैसेज भेजते ही नहीं, तो क्या कस्टमर आता कि नहीं आता? तो ये क्या हुआ, सेल बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो इसी को बोलते हैं सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट इज़ द नेम, अब देखिए इसको समझते हैं ये क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन टूल दैट डिपिक्ट्स अ लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ कीवर्ड्स विद इन अ टेक्सचुअल कंटेंट। देखिए, the size of each word in the depiction usually indicates the frequency or importance of the word। बहुत सिंपल है, आपने पता नहीं आपने पढ़ा नहीं पढ़ा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये समझिए, मेटा टैग मोस्टली जो कंपनीज हैं ये आजकल अपनी वेबसाइट पर SEO को इम्प्रूव करने के लिए मेटा टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, हीट मैप बेसिकली, आप मान लीजिए सपोज कोई यूज़र है, वो एक, मान लीजिए मेरी कंपनी का मेरा एक वेबसाइट बना हुआ है, आप हमारे वेबसाइट के किस पेज पर कितना विजिट कर रहे हैं, या कितने कस्टमर या कितने यूज़र हमारी वेबसाइट के किस पेज पर, कोई एक होम पेज है, लैंडिंग पेज बना हुआ है, आप कहाँ पर जा रहे हैं, उसको हम हीट मैप के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। हीट मैप के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि ये वाला जो हमारा पोर्शन है या ये वाला जो कोर्स है, यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं, और ये वाला जो कोर्स है हमारे पास यहाँ पर कम यूज़र आ रहे हैं। वो हम हीट मैप के थ्रू पता कर सकते हैं। डेंड्रोग्राम अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया है। अब ये आ गया वर्ड क्लाउड। एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए, वर्ड क्लाउड का दूसरा नाम होता है टैग क्लाउड, और इसे हम बोलते हैं टेक्स्ट क्लाउड। ये क्या होता है? देखिए, वर्ड क्लाउड का सिंपल सा मतलब है, ये क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स का कलेक्शन होता है डिफरेंट साइज के। वर्ड्स का कलेक्शन होता है डिफरेंट साइज के, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। देखिए यहाँ पर, देखिए आप इस फिगर को देखिए, क्या लिखा हुआ है, व्हाट वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स आवर कंपनी कल्चर। तो देखिए क्या होता है, एक सपोज कंपनी है, वर्ड क्लाउड कैसे मदद करता है। कंपनी ने एक सर्वे किया, सर्वे में उन्होंने कई सारे क्वेश्चंस पूछे अपने यूज़र से, अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से। तो कस्टमर्स ने जो आंसर किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको एक वर्ड क्लाउड के फॉर्म में बना दिया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है। क्या किया, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स ने सर्वे में पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने उसको बड़ा बना दिया, बोल्ड बना दिया, उसका साइज़ बड़ा कर दिया, जिससे कि जब कभी भी हम अपनी कंपनी में ये सामने अपने रखें, ये जस्ट फिगर रखें, तो हमको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस चीज़ पर हमारा कस्टमर फोकस कर रहा है। बात समझ में आ गई? सिंपल, आपको पूरा सर्वे देखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा एक एक चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लियर सिर्फ ये डायग्राम सामने देखा आपने, ये वर्ड है जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बोल्ड है, इसका मतलब हमारा पूरा जो कस्टमर है पूरी की तरह से वहीं पर फोकस है। इसलिए हमको वहीं पर ध्यान देना है, और अपने कस्टमर के लिए बेटर सर्विसेज कैसे हम दे सकते हैं, ये हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपको, सिंपल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर
5 पर, नेम द फाउंडर चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट CRM कंपनीज, salesforce.com। अभी जो हम थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहे थे सेल्सफोर्स के बारे में, देखिए सेल्सफोर्स ऑटोमेशन जिसकी बात करी थी, देखिए पहली चीज़ तो ये समझिए, ये जो salesforce.com है पहले ये इसी नाम से रजिस्टर थी, अब ये सेल्सफोर्स के नाम से हो गई है, सेल्सफोर्स, ठीक है। अब जो फर्म का लीगल नाम हो गया है वो हो गया है सेल्सफोर्स। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट CRM कंपनी है, और इसके जो आपके चेयरमैन CEO हैं वो है मिस्टर मार्क बेनियोफ। अमेरिकन क्लाउड बेस्ड कंपनी है सेल्सफोर्स। इसके बारे में थोड़ा बहुत और लिख देते हैं। सेल्सफोर्स अगर आपसे पूछा जाए कब फाउंडेड हुआ, कब बनी है ये कंपनी, 3 फरवरी 1999, 3 फरवरी 1999। और अगर हमसे पूछ लेता है सेल्सफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो है कैलिफोर्निया USA, कैलिफोर्निया USA, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA, ठीक है। अब देखिए बाकी जो नाम दिए हैं ऑलरेडी आप सबको पता होगा, एलॉन मस्क अभी ट्विटर इन्होंने खरीदा है, टेस्ला के मालिक हैं, SpaceX के मालिक हैं, वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन है लैरी पेज, गूगल के मालिक हैं, जेफ बेजोस अमेजोन के मालिक हैं, ठीक है। टेस्ला, SpaceX ये सब इन्हीं की कंपनी, ट्विटर। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। मैंने इसीलिए आपको जो इकोनॉमिक्स का मैंने जो आपको PYQ का सॉल्यूशन दिया था, मैंने वहाँ पर भी आपसे बोला था जितनी इंपॉर्टेंट कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ पूरे वर्ल्ड की, एटलीस्ट कम से कम 20-25, उनका पूरा इतिहास पढ़ मारिए, उससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलने वाले हैं पेपर में, ध्यान रखिएगा। देखिए ये क्या है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कस्टमर्स पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ थ्रू विच वन कैन गेट एडिशनल कस्टमर। देखिए माउथ पब्लिसिटी जैसे बोलते हैं ना, है ना, इसका सिंपल सा यार बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका पहला आंसर इसका ऑप्शन करेक्ट है। कस्टमर ने रेफ़र किया किसी और कस्टमर को, मान लीजिए आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा, आपने अपने दोस्त को रेफ़र किया, उसको क्या बोलते हैं, माउथ पब्लिसिटी। तो उसको क्या बोलेंगे, अगर हम उसकी लैंग्वेज बोले तो उसको क्या बोलेंगे, कस्टमर रेफरल वैल्यू। द वैल्यू पूछ रहा है, द वैल्यू दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कस्टमर्स पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, तो वो क्या होगा, कस्टमर रेफरल वैल्यू। कस्टमर ने रेफ़र किया और उसकी वजह से हमारे पास एक और स्टूडेंट आ गया, तो इसे क्या बोला, कस्टमर रेफरल वैल्यू। आई होप आपको ये समझ आ गया, वही बहुत आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, इन अ टिपिकल सेल्स फनल विच ऑफ दीज सेगमेंट्स वुड बी द लार्जेस्ट सेगमेंट। इन अ टिपिकल सेल्स फनल, आपके सामने राइट साइड में आप देख सकते हैं पूरा आपके सामने फिगर यहाँ पर बना हुआ है, ये सेल्स फनल का ही फिगर है, सेल्स फनल का ही फिगर है। क्या होता है अभी हम आपको पूरा डिटेल में ये बताते हैं, सेल्स फनल क्या होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, बोल रहा है कि सेल्स फनल जो होता है इसमें जो सेगमेंट है हमारा, कौन सा सबसे लार्जेस्ट सेगमेंट है। तो ऑब्वियस है, आपको देखिए आपके सामने ये फिगर दिख रहा है, ये राइट साइड में आपको फिगर दिख रहा है, कौन सा सबसे बड़ा सेगमेंट है, जो सबसे बड़ा बॉक्स बना हुआ है बस वही लार्जेस्ट है। अवेयरनेस, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन बी सही है, पीपल हु आर अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, ये लार्जेस्ट सेगमेंट होता है सेल्स फनल का। और ये आप देख रहे हैं, जैसा आप पिरामिड देखा उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, उस शेप में होता है। अवेयरनेस मतलब कि सबसे पहले कस्टमर क्या करता है, किसी कंपनी, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट लेना है, तो सबसे पहले कंपनी के बारे में अपने आप को या अवेयर करेगा, जागरूक करेगा, एक तरह से जानेगा आखिर ये कंपनी है किसकी, कहाँ है, क्या बनाती, ये सब सारी चीज़ें क्या आएंगी, अवेयरनेस। उसके बाद वो उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा, उसके बाद वो उसके अंदर एक डिज़ायर आएगा कि इतना मेरा बजट है और हमको इतने तक का सामान लेना चाहिए। सबसे पहले तो वो अपने आप को अवेयर करेगा ना, ये किसका प्रोडक्ट है, कहाँ है, सब सारी चीज़ें जानेगा, इधर उधर से जानकारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगा। उसके बाद जब धीरे धीरे उसके अंदर इंटरेस्ट आने लगेगा, इंटरेस्ट आने के बाद एक डिज़ायर आएगा उसके अंदर कि यार चलो इतने तक का तो हम सामान ले ही सकते हैं। और उसके बाद क्या करेगा, फाइनली एक्शन ले लेगा, मतलब पैसा स्पेंड कर देगा, कंपनी को पैसा दे देगा। और लास्ट में आ जाता है लॉयल्टी, मतलब वही चीज़ रिटेंशन जिसकी हमने बात करी कि वो उस कंपनी के साथ, उसको प्रोडक्ट पसंद आता है तो उस प्रोडक्ट के साथ बना रहेगा। बात समझ में आ गई। तो लार्जेस्ट सेगमेंट होता है अवेयरनेस और लोएस्ट सेगमेंट होता है लॉयल्टी, ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इन अ CRM डेटाबेस अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ रो ऑफ द डेटाबेस एंड पर्टेनिंग टू वन कस्टमर। देखो भाई सबसे सिंपल,
ये हम सीआरएम की बात करें तो रिकॉर्ड जो होता है यहाँ पर हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन पूरा का पूरा, या हम बोल सकते हैं डेटा हमारा जो होता है पूरा का पूरा स्टोर होता है, डेटा यहाँ पर पूरा का पूरा हमारा स्टोर होता है। अब अगर हम इसकी बात करें, आपकी फ़्लो की बात करें, फ़्लो में क्या होता है, जो भी नई लीड्स होती हैं हमारी, न्यू लीड्स जो होती हैं उनको कैप्चर करते हैं। अब आप कहेंगे न्यू लीड्स क्या होती है? अरे भाई मान लीजिए सपोज़ कोई एक कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचना है, अब उसको लीड जनरेट करनी। लीड जनरेट बेसिकली कस्टमर बनाना है। नई लीड जनरेट करना मतलब बेसिकली कस्टमर बनाना। अब नई लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं यार? बहुत तरीके होते हैं। आपने देखा हो कोई एसएमएस के थ्रू जनरेट कर रहा है, मैसेज आते हैं ना आप लोगों के पास, ये खरीदिए वो खरीदिए। हमारी तरफ से कोई मैसेज नहीं जाता होगा, बाकी बात अलग है, और लोगों के आते होंगे। तो एसएमएस आते होंगे, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आपके पास आए दिन मेल आती होगी, इतना ऑफ चल रहा, इतना ऑफ चल रहा, वो भी हमारी तरफ से आपके पास नहीं आती होगी। तो ये सब क्या है? लीड जनरेट कर रहे हैं। लीड जितना ज़्यादा जनरेट करेंगे, उन्हें पता है कि 10 के पास ईमेल भेजेंगे, एक ना एक तो हमारे पास आ ही जाएगा हमारा कोर्स खरीदने। ये सब होता है लीड जनरेट करना। तो फ्लो में क्या होता है? फ्लो में हम जो भी हमारी लीड्स जनरेट होती हैं नई नई, उनको कैप्चर करते हैं। रिकॉर्ड मतलब सीधी सी बात है, जो डेटा या इन्फॉर्मेशन होगा उसको हम स्टोर करते हैं। क्लस्टर की अगर हम बात करें तो क्लस्टर, उसके साथ साथ आपका क्या है? फैक्टर। फैक्टर में क्या होता है? फैक्टर्स में देखिए क्या है, सीआरएम में बेसिकली 3 फैक्टर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहली होती है टेक्नोलॉजी। ये सीआरएम के फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले होती है टेक्नोलॉजी, इसके बाद होते हैं आपके जो भी लोग हैं, चाहे तो वो आपका कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो गए, आपके क्लाइंट हो गए, आपके कस्टमर्स हो गए। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं यहाँ पर पर्सन्स या पीपल बोल सकते हैं। और उसके बाद जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं, एक तरह से वो टेक्नोलॉजी में ही आ जाएगा, पर फिर भी हम यहाँ लिख देते हैं प्रोसेस। ये बेसिकली 3 फैक्टर्स होते हैं सीआरएम में, ठीक है। अब बात करते हैं, आपका क्या बचा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन बचता है क्लस्टर। क्लस्टर मतलब क्या होता है? ये बेसिकली एक तरह से अभी जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ाया था ना क्लस्टर, बस ये वही चीज़ है। बेसिकली क्या करते हैं? स्पेसिफिक कर देते हैं किसी ऑफ़र को। तो जैसे क्या होता है, कई सारे डेटा पॉइंट्स थे, मिला के एक क्लस्टर बना दिया गया। तो वही चीज़ है स्पेसिफिक ऑफ़र। स्पेसिफिक ऑफ़र या एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक सर्विसेज, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जनरेट कर देते हैं, वो क्लस्टर में आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन केस ऑफ सीआरएम व्हाट डज आरएफ स्टैंड फॉर इन आरएफएम मॉडल? देखिए भाई, आरएफएम मॉडल क्या होता है, आरएफएम मॉडल किसने बनाया है, सब सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है। आरएफएम मॉडल, आरएफएम कब बना है? 1995 में, 1995 में बनाया किसने, अभी बता देते हैं। उससे पहले समझ लेते हैं, आर का मतलब होता है रिसेंसी, रिसेंसी। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। और एम का मतलब होता है मॉनेटरी, मॉनेटरी मतलब पैसा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, और हम आपको इसके पहले बता देते हैं कि आखिर बनाया किसने। बर्ट एंड वॉन्सबीक ने बनाया था 1995 में। बर्ट एंड वॉन्सबीक 1995 में ये आरएफएम मॉडल लेके आए। इन्होंने क्या बोला, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं, कोई भी कंपनी अगर आरएफएम मॉडल यूज़ कर रही है। पहले बेसिकली क्या होता था, आरएफएम मॉडल जब इन्होंने ये डेवलप किया, आरएफएम मॉडल को इंट्रोड्यूस किया बर्ट एंड वॉन्सबीक ने, तब इन्होंने जब शुरुआत में इंट्रोड्यूस किया था तो इन्होंने बोला जितनी भी प्रॉफिटेबल कंपनीज़ हैं हम सिर्फ उनके लिए ही बनाएंगे। धीरे धीरे फिर नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज जिनको लॉस होने लगे उनके लिए भी बनने लगी। आजकल गवर्नमेंट एजेंसीज भी ये मॉडल यूज़ करने लगी हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है, रिसेंसी, आर। तो यहाँ पर हमसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ सीआरएम व्हाट डज आरएफ स्टैंड फॉर इन आरएफएम मॉडल? क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए, रिसेंसी फ्रीक्वेंसी। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है रिसेंसी फ्रीक्वेंसी मॉनेटरी मॉडल। अब देखिए रिसेंसी मतलब रीसेंट, तो इसका सीधा सा मतलब है जो कस्टमर ने लास्ट परचेज किया है, कस्टमर ने जो लास्ट परचेज किया है वो कितना रीसेंट, मतलब कितना अभी, रीसेंट मतलब जल्दी परचेज किया, कस्टमर्स लास्ट परचेज, ठीक है, वो कितना रीसेंट है। जैसे मान लीजिए आपने सपोज़ कोई चीज़, आपने कोई मार्केट से बुक खरीदी, कल ही खरीदी है आपने, तो ये उनके पास डेटा आ गया कि ये हमारा कस्टमर एकदम रीसेंट है, अभी कल ही खरीद के गया है। दूसरा,
कितनी फ्रीक्वेंटली आपने खरीदा। सपोज आपके घर के पास एक कोई शॉप है, मान लीजिए बुक किताबों की दुकान है, किताब बाज़ार या कुछ भी, जो भी आप समझिए, आप उसी के यहाँ ही जाते हैं बार बार किताब लेने। तो इसका मतलब क्या है, आप कितनी फ्रीक्वेंटली परचेज कर रहे हैं, है ना। कस्टमर्स परचेज फ्रीक्वेंटली, कितना आप फ्रीक्वेंटली परचेज कर रहे हैं, हाउ फ्रीक्वेंटली कस्टमर इज मेकिंग परचेज। ठीक है। इसके बाद लास्ट आता है हमारा मॉनेटरी, कितना पैसा आप उस पर स्पेंड कर रहे हैं। मॉनेटरी का मतलब होता है सीधा सीधा पैसा, तो हाउ मच मनी कस्टमर स्पेंड, कस्टमर स्पेंड। अब देखिए, अब इससे फ़ायदा क्या होगा, आप बोलेंगे ये क्या है, ये सब क्या चीज़ें होती हैं, कंपनीज़ को इससे क्या फ़ायदा होता है। फ़ायदा होता है, नहीं तो अदरवाइज़ बड़ी बड़ी कंपनीज ये सब मॉडल्स क्यों लेके आती। कस्टमर डिफाइन कर लेते हैं अपने, जो उनके, सॉरी कस्टमर नहीं, कंपनी डिफाइन कर लेती है, एक तरह से पता लगा लेती है कि अपने कस्टमर्स को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, कैटेगराइज कर देती है और अंदाज़ा लगा लेती है। वो कहती है कि कितना रिसेंट अभी इसने परचेज़ किया है, कितनी फ्रीक्वेंटली ये हमारे यहाँ से ख़रीद रहा है, और कितना पैसा लगा रहा है। मान लीजिए सपोज एक कोई कार का डीलर है, ठीक है, कोई भी ABC कोई भी कार कंपनी है, उसका डीलर है। सपोज एक पर्सन है A, दूसरा पर्सन है B। ये गया अभी, इसने जाके एक कार, नई कार, न्यू कार इसने एक खरीद ली। ठीक, तो कस्टमर जो डीलर है इसको पता है ये इनका रीसेंट परचेज है, अभी लिया गया है। दूसरा है, ये क्या कह रहा है, ये जाता है भैया हर महीने, नहीं महीने तो हर 6 महीने में या 1 साल में, हर 1 ईयर में जाके गाड़ी चेंज कर देता। हर 1 ईयर में जाके ये दूसरी गाड़ी लेता, और पिछले 3 साल में ये 3 गाड़ी ले चुका है, हर 1 ईयर में ले चुका है, 3 गाड़ियाँ ले चुका है। तब आप बताइए डीलर किस पर ज़्यादा फोकस करेगा, कार का डीलर किस पे ज़्यादा ध्यान देगा, किस कस्टमर को ज़्यादा वो एक तरह से बोलते हैं अटेंशन देगा, उसी को देगा जहाँ से उसको ज़्यादा बिजनेस मिल रहा है, जहाँ से उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। ऑब्वियस है, जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली परचेज करेगा वही ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी स्पेंड करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10th पे चलते हैं। द बैलेंस स्कोर कार्ड, अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाई 2 मैनेजमेंट गुरुज। हमें बताना है कि किसने डेवलप किया था बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। तो इसका सीधा सा आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रॉबर्ट कैपलान। 2 लोगों ने इसको, 2 मैनेजमेंट गुरु थे, एक थे आपके रॉबर्ट कैपलान और दूसरे थे डॉक्टर डेविड नॉर्टन। इन्होंने डेवलप किया था। अब ये बैलेंस्ड स्कोर कार्ड क्या होता है, ये आजकल ये भी बहुत सारी कंपनीज यूज़ करने लगी बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। बेसिकली देखिए, मैंने बोला ना, ये सब वर्ड्स से ही बहुत सारी चीज़ें हमको समझ आ जाती हैं। देखिए, कंपनी के जो फाइनेंशियल आपके जो शीट्स होती हैं उसको हटा दिया जाए, उसके अलावा जो बाकी चीज़ें होती हैं तो आजकल कंपनीज उन पर भी ध्यान देने लगी है। मतलब कि कम वैल्यूज़, है ना, कस्टमर को हम कितनी और वैल्यूज़ दे सकें, ऐसे और बहुत सारे, क्या हमारी कंपनी का मैनेजमेंट कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव किया जा सकता है, ये सब किस में आ जाता है, ये सब पूरा आ जाता है बैलेंस्ड स्कोर कार्ड में। और ये बैलेंस्ड स्कोर कार्ड का डेवलप किया था रॉबर्ट कैपलान और डेविड नॉर्टन ने। फिर जब हम आपको ये पूरा आगे पढ़ाएंगे CRM में, देखिए बेसिकली ऐसे क्या होता है ना, अभी आप जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन क्या होगा जब तक आप उसके पहले का बेसिक्स नहीं पढ़ेंगे, आपको सीधे अगर हम वो पढ़ा दें तो आपको खुद ही नहीं समझ आएगा। तो इसलिए अभी सिर्फ आपको इतना बताया है किसने डेवलप किया है। बैलेंस्ड स्कोर कार्ड का बेसिकली मतलब क्या है, सिंपल मतलब होता है पूरे तरह से, एक तरह से आपकी पूरी कंपनी को कैसे हमें मैनेज करना है, बैलेंस करके चलना है ना। पहले क्या होता था, सिर्फ बस भैया इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा जा रहा है, बस हो गया। अभी आप देख रहे होंगे आजकल कंपनीज बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देने लगी, HR, ह्यूमन रिसोर्स, वैल्यूज़, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मैनेजमेंट, प्लानिंग, तो वो पूरा बैलेंस किया जाता है, वही होता है बैलेंस स्कोर कार्ड। ठीक है, आगे फिर जब हम लोग पढ़ेंगे तब पूरा डिटेल में समझेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ गेमिंग एम्बियंस टू इंक्रीज कस्टमर इन्वॉल्वमेंट एंड देयर बाई सेल इज नोन बाय व्हाट नेम। आजकल ये क्या है, इसको ऑनलाइन मार्केटिंग टेक्निक हो गई है ये आजकल, इसको बोला जाता है गेमिफिकेशन, है ना। ये क्या आजकल मार्केट में आप देख रहे होंगे इतने सारे गेम्स आ चुके हैं, ऑनलाइन गेम्स, मतलब Dream 11, है ना, नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन चलिए
और ऐसे बहुत सारे आ गए हैं, और पता नहीं कितने ऐसे इस तरह के आ गए हैं। ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से आपकी लत लग रही है इन पे। अब ये क्या है, ये कंपनी ने तो चला दिया है। कंपनी को पता है कि हम कैसे अपने कस्टमर्स को बनाए रख सकते हैं, कस्टमर हमारे साथ हमेशा इन्वॉल्व रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, जो कंपनीज स्ट्रेटजी यूज़ करती हैं वही स्ट्रेटजी उन्होंने यूज़ कर दी। बोले क्या, हम तुम्हें एक चैलेंज देंगे, हम तुम्हें एक चैलेंज देंगे, तुमको चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुमने भी कहा अच्छा चैलेंज दे रहे हो, चलो हम चैलेंज ले लेंगे, देखा जाएगा। एक बार तुम हारे, तुमने कहा छोड़ो हटाओ, उसके बाद तुमने कुछ टाइम तक यूज़ नहीं किया, तब तक तुम्हारे पास आ गया चलो तुमको ये रिवॉर्ड दिया जा रहा है, कैशबैक दिया जा रहा है, तुम वापस से आए, चलो नया चैलेंज ले लो, तुमने वापस से चैलेंज ले लिया, ठीक है। और ये तुमको सीखने को भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम बस अपना टाइम ही वेस्ट करो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ सीखने को भी मिलती हैं, स्किल्स भी बहुत आगे आपकी बढ़ती हैं, कुछ कुछ काम की होती हैं, कुछ कुछ काम की नहीं होती। इसके अलावा यूज़र इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होता है। आप अपने जो भी और लोग ऑनलाइन आपसे कनेक्ट है, आप उनसे बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आपने कहा चलो अच्छा चैलेंज दे दिया, चलो अब हमको ये रिवॉर्ड मिला, हमको ये अचीवमेंट मिला। तो ये क्या हो रहा है, ये आजकल ऑनलाइन जितनी भी ये गेमिंग कंपनीज़ हैं, ये आजकल यही टैक्टिक्स, यही स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर रही हैं ताकि कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट बना रहे। और एक तरह से जो हमने शुरुआत में बात करी थी पहले पॉइंट पर, पहले क्वेश्चन पर, ये रिटेंशन, हमारा कस्टमर ना जाने पाए, बस वो बना रहे हमारे साथ। और जब कस्टमर बना रहेगा तो ऑब्वियस है सेल की चिंता करनी नहीं, अपने आप ही होगा वो। तो इस वर्ड को बोला जाता है गेमिफिकेशन। आजकल के टाइम में ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है मार्केटिंग की। ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज आप देख रहे हैं ना, मुझे तो नाम भी नहीं मालूम है, एक बस यही नाम मालूम है। और क्या आजकल चलने लगी है, आजकल आईपीएल के टाइम पे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, ड्रीम 11 है और स्टेट कौन सा सर्किल है, रमी सर्किल, इस तरह के और भी आने लगे हैं। ये सब आजकल यही टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, समझ आ गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इन CRM डेटाबेस मैनेजमेंट बोथ फैक्टर एनालिसिस एंड क्लस्टर एनालिसिस आर विच टाइप ऑफ टेक्निक्स। किस टाइप की टेक्निक्स हैं ये, देखिए चार ऑप्शन आपको दिए गए। पहला क्या कह रहा है, डेटा ट्रांसमिशन टेक्निक्स। नहीं, सबसे सीधी सी बात आप ये समझिए, डेटा ट्रांसमिशन टेक्निक का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम यार नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था क्लस्टर एनालिसिस। क्लस्टर क्या करते हैं, कई सारे ये पॉइंट्स हमें दिए गए, इसको मिला के एक क्लस्टर बना दिया, ठीक है। मतलब क्या किया, कई सारे पॉइंट्स को मिला के एक बना दिया। फैक्टर एनालिसिस, कई सारे हमारे पास डेटा हैं, कई सारी इन्फॉर्मेशन है, उनको मिला के एक फैक्टर बना दिया गया। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है। कई सारे हमारे पास डेटा थे या डेटा पॉइंट्स थे, जो भी आप बोलिए, या पॉइंट्स थे, उनको मिला के क्लस्टर बना दिया, फैक्टर। मतलब क्या कर दिया गया, उनको रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया। बहुत सारा डेटा था, उसको कम करके क्लस्टर बना दिया। तो ऑब्वियस है, सीधा सा आंसर होगा डेटा रिडक्शन टेक्निक्स, डेटा रिडक्शन टेक्निक्स। अब देखिए पहला डेटा ट्रांसमिशन टेक्निक्स, यहाँ पर बेसिकली हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं डेटा का, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका आता है डेटा रिडक्शन, जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर क्या होता है, आपका एक तरह से रिडक्शन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। फैक्टर और क्लस्टर एनालिसिस में यही होता है। हमें मान लीजिए अलग अलग बोला गया, मान लीजिए हमारे पास डेटा है, जैसे मैंने आपको समझाया था एक टेबल के थ्रू कि ये 5 हमारे पास डेटा पॉइंट हैं, उसको हमने डेंड्रोग्राम के थ्रू बताया था। तो क्लस्टर्स बनाया, तो कैसे बना दिया, उनको जो 5 डेटा पॉइंट थे उनको कंबाइन कर करके एक क्लस्टर बना दिया। मतलब हमने क्या किया, रिड्यूस किया। तो ये आ गया आपका डेटा रिडक्शन टेक्निक। दूसरा पॉइंट कह रहा है डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक। इसका भैया सीधा सा सिंपल सा है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन या डेटा है उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन, वो होती है डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। और उसके बाद डेटा जनरलाइजेशन टेक्निक्स। ये क्या होता है, जनरलाइजेशन, या हम एक तरह से बोल सकते हैं कैटेगराइज करना, कैटेगराइज। ये क्या होता है, देखिए कैटेगराइज मतलब इसमें भी बेसिकली वही है, क्या करते हैं हम कैटेगराइज कर देते हैं। मान लीजिए अगर सपोज आपको एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं, तो हो सकता है आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। जैसे मान लीजिए कुछ नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पर 26, 27, 31, 35, 38, 39,
40, 46, 49। अब देखिए ये हमारे पास एक डेटा है, नॉर्मल एक इन्फॉर्मेशन है, इसे हम जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखें, क्या लिखें। तो जनरलाइजेशन टेक्निक का हमारे लिए फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है, हमने क्या किया, इनको डिवाइड कर दिया ऐसे 3 अलग अलग ग्रुप में, एक 20 से 29 के बीच के नंबर, दूसरे 30 से 39 के बीच के नंबर, और तीसरे हमारे 40 से 49 के बीच के। अब हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये हमारे पास 2 नंबर हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर हैं, और यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर हैं। तो अब हम आइडिया लगा सकते हैं, जनरलाइज कर दिया, मतलब हमारा समय बचा, टाइम बचा, हमें पता चल गया अच्छा इतने से इतने ग्रुप के बीच में 2 ही लोग हैं। आपको बात समझ में आ रही? ये सब टेक्निक्स होती हैं कैसे और अपनी चीज़ें, अपने प्रोडक्ट के या कस्टमर्स का हम पूरा का पूरा डेटा निकाल सकें, है ना, और उसको कितना ज़्यादा से ज़्यादा कैटेगराइज कर सकें। अब आपके पास मान लीजिए 1 करोड़ लोगों का डेटा है, तो क्या आप उसमें कुछ समझ पाओगे? लेकिन अगर उसी को हम 1 पेज में या 2 पेज में समअप कर दें और इस तरह से डिफाइन कर दें कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए, इतना उसको कैटेगराइज कर दें, इतना जनरलाइज कर दें, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए, तो वो देखना आपके लिए आसान है या 1 करोड़ लोगों का डेटा आपके लिए आसान है? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है पेड कोर्स 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, और यूट्यूब पर क्लासेस 5 जून से स्टार्ट हो रही हैं। कोई क्वेरी है, कुछ भी है, ये हमारा नंबर है, आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 9860966974 नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।